एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि तैयारी तो बहुत अच्छा से कर ली है हम लोग, सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लिए हैं, मगर एग्जाम में आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां अधिकतर बच्चे लोग गलती कर देते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे ही स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहूंगा कि बहुत अच्छा तैयारी के बाद आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे जिससे आपको इजीली मार्क्स स्कोर करने में सहायता मिले। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपना आंसर बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है। एंड नीट एंड क्लीन लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है? स्क्रिबलिंग ना हो, अवॉइड स्क्रिबलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई वर्ड लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं रिलीजियस, RELIGEOUS आप लिख दिए, और आप नोटिस कर पाए कि भैया RELIGE नहीं होगा, GI होगा, तो आप लोग दो उसमें मिस्टेक करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, उसको या तो ओवर राइटिंग कर देंगे, आप उसको ऐसे कर देंगे, आई बना देंगे, या तो आप लोग इसको बहुत खराब तरीके से पूरा एकदम इस तरीके से स्क्रिबल कर देते हैं। दोनों ही नहीं करना है। आपका यदि मिस्टेक हो रहा है स्पेलिंग, तो बस खाली एक सिंगल स्ट्राइक दीजिए, सिंगल स्ट्राइक दे दिए, समझ में आ गया कि काटा हुआ है, और उसके ठीक बगल में करेक्ट स्पेलिंग लिख दीजिए, बात खत्म। पोस्टमार्टम करने का कोई दरकार नहीं है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है वहां सोचिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप आंसर्स को पॉइंट्स में लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर्स मस्ट बी इन पॉइंट्स। अधिकतर स्टूडेंट लोग आंसर्स को पैराग्राफ वाइज में लिखना प्रेफर करते हैं, और ये उनका बहुत बड़ा गलती हो जाता है। क्यों पॉइंट्स में लिखना चाहिए, इसको पहले जानिए। एग्जामिनर के पास ना बहुत सारा कॉपीज होता है चेक करने के, और ऐसे टाइप क्वेश्चंस को चेक करते वक्त उसके आंखों के सामने आपका पॉइंट्स रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अब आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं, आप लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिख के आए, बड़ा बड़ा से मतलब नहीं है। एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं है कि वो आपके उस पैराग्राफ में कोई काउंट करने जाएगा कि आप टोटल कितना पॉइंट्स लिखे हैं। आप सही भी लिखे रहेंगे ना तो उसको करेक्ट करेगा, करेक्ट करके 3 नंबर का यदि क्वेश्चन रहेगा तो उसमें वो 2 या 1.5 बैठा के निकल जाएगा। सेम आंसर को यदि आप पॉइंट में लिख दे रहे हैं तो आपको पूरा 3 में 3 मिल जाएगा। कुछ एक आध काम उसमें और करना है, और यदि आप लोग वो काम करते हैं तो आपको पूरा 3 में 3 मिल जाएगा। वो काम क्या है, अब हम लोग उसको जानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस required to be the member of राज्यसभा। इसी के साथ एक मर्ज क्वेश्चन है, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड, और यहां पे दिया हुआ है 2+2। अब इस आंसर को लिखे कैसे, आप लोग जब शुरू करते हैं, आप लोग शुरू करेंगे द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर एज फॉलोज। उसके बाद या तो आप लोग पैराग्राफ में लिख देते हैं या तो पॉइंट में लिख देते हैं। बिल्कुल पॉइंट में लिखना चाहिए,
मगर डायरेक्टली यहां से स्टार्ट मत करिए। कहां से? द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, ऐसे स्टार्ट नहीं करना है। दो लाइन लिख दीजिए राज्यसभा के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको पता है कि राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, मेंशन कर दीजिएगा। एट द सेम टाइम राज्यसभा परमानेंट हाउस है, उसको कंबाइंडली एक ही सेंटेंस में डाल दीजिए कंजंक्शंस का इस्तेमाल करके। उसके बाद मेंशन करिए द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड आर एज फॉलोज। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लिख रहे हैं उसके बाद एक लाइन छोड़ करके द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड आर एज फॉलोज। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे आप लोग रोमन नंबर 1 2 दीजिएगा, या फिर आप फर्स्टली सेकेंडली थर्डली ऐसे करके आप लिख सकते हैं। फर्स्टली सेकेंडली थर्डली लिखना ज्यादा बेटर होगा एग्जाम्स में, मगर कुछ कुछ स्कूल के टीचर लोग बोलते हैं कि फर्स्टली सेकेंडली थर्डली नहीं लिखना है। यदि आपके स्कूल के टीचर ये सब बात बोल रहे हैं तो उनके अगेंस्ट मत जाइए, आप लोग रोमन में फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा बोर्ड के एग्जाम्स में यदि आप फर्स्टली सेकेंडली थर्डली लिख रहे हैं तो वो ज्यादा यूजफुल रहेगा आप लोगों को। अब देखिए इसी क्वेश्चन का दूसरा एस्पेक्ट पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए एंड सेकंड क्वेश्चन भी 2 नंबर के लिए। तो जब भी कोई ऐसा मर्ज्ड क्वेश्चन आप लोग देख रहे होते हैं तो मर्ज्ड क्वेश्चन लिखते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, मानिए कि आप फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखे और फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका यहां तक खत्म होगी, ये जो मैं फुल स्टॉप दिया हूं यहां तक खत्म होगी। आप जब सेकंड पार्ट का आंसर लिख रहे हैं ना तो एक लाइन छोड़ करके पैराग्राफ चेंज करके एक ऐसा सिंबल बना दीजिए, इसको शेड कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, और उसके बाद फिर यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, उसके बाद प्रोसेस लिखेंगे आप। इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो जान लीजिए। जब आप लोग इस तरीके से लिखेंगे आंसर तो एग्जामिनर चेक करते वक्त उसको समझ में आएगा ये इस बात को सिंबलाइज कर रहा है कि यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। वरना होता क्या है, वो पूरा आंसर देख लेता है, राइट मार देता है और 3 नंबर या 2 नंबर बैठा कर निकल जाता है। उसके दिमाग से कई बार स्किप कर जाता है कि क्वेश्चन जो है वो 2+2 में डील करना है। ये एग्जामिनर के आंखों को एकदम अलर्ट कर देता है कि अच्छा ये सिंबल दिया हुआ है, मतलब वो अब सेकंड पार्ट का आंसर स्टार्ट करें। अब हो सकता है कि आप लोगों के स्कूल के टीचर बोले कि these are the processes which are used in Bengal board, you should not use in ICSE board। बोले हैं आप लोगों को क्या करना है, उनके सामने ऐसा मत करिए, काउंसिल में करिए, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। बाकी आप लोग देखे ही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, 100 में 100 आया हुआ। काउंसिल को दिक्कत होता, काउंसिल के गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता तो काउंसिल उनको 100 नहीं देता, उनको दिया है 100 और एक ने कईयों को दिया है। तो ये प्रोसेस सबसे बेटर। एक और बात, स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स में बहुत मैटर करता है। इवन साइंस सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, बायोलॉजी में बहुत ज्यादा। आप जो आंसर लिख रहे हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड, उसको आप लोग बेटर रहेगा अंडरलाइन कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा परमानेंट हाउस,
तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा। ऑब्वियस है कि रेड पेन से तो नहीं करेंगे, आप ब्लू पेन से ही करेंगे। जिस पेन से लिख रहे हैं उस पेन से ही अंडरलाइन करिएगा, ठीक से अंडरलाइन करिएगा। नर्सरी KG1 के बच्चों की तरह खासा कुछ मत करिएगा। ऐसा ना हो कि अंडरलाइन करते वक्त वर्ड के ऊपर स्ट्राइक मार दिया, अंडरलाइन बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात। और हर आंसर कंप्लीट हो जाने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे ही हाथ से मत टांग दीजिए, स्केल लीजिएगा, पेंसिल लीजिएगा, पेंसिल से, ये नहीं कि पेन से टांगिए। कार्टूनगिरी करने से आंसर शीट में बचे। डिफरेंस लिखते वक्त मान लीजिए डिफरेंस पूछा, एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग का डिफरेंस क्या है, कॉमर्स में पूछा, तो डिफरेंस का जब लाइन ड्रॉ करते हैं ना, पेन से नहीं होना चाहिए, वो पेंसिल से होना चाहिए। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं डिफरेंस के बेसिस। डिफरेंस में क्या क्या करना चाहिए? जब भी कोई डिफरेंस लिख रहे हो, ज्योग्राफी में आएगा, मान लीजिए एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल का डिफरेंस पूछता है। एलुवियल सॉइल फाउंड इन द नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया का इसका डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस का जो लाइन टान रहे हैं आप लोग, वो पेंसिल से होना चाहिए। और जितना पॉसिबल हो पाए बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन जरूर दीजिएगा, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन जरूर दीजिएगा। सिमिलरली कॉमर्स में यदि क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, तो पहले आप लिख दिए व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग। उसके बाद सेकंड पार्ट पूछ रहा है ना, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, सेकंड पार्ट पूछ रहा है, ये सिंबल दीजिए, ये सिंबल दे करके द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग आर एज फॉलोज। 4 नंबर का यदि क्वेश्चन पूछ रहा है तो कोशिश करिए कि कम से कम 4 पॉइंट लिखेंगे। 5 लिख देंगे तो गलत नहीं है, 5 भी आप लोग लिख सकते हैं, 5 से ऊपर मत जाइएगा, टाइम का वेस्टेज है। 5 लिख देने से फायदा क्या है, मान लीजिए कि आपका कोई पॉइंट यदि गलत हो जा रहा है तो जो एग्जामिनर है वो बाकी पॉइंट्स को कंसिडर कर लेगा, क्योंकि आप एक पॉइंट ऑलरेडी एक्स्ट्रा लिख कर रखे हैं, और यदि वो सही हुआ तो उसमें वो लोग नंबर दे देता। समझ पाए बात? क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अधिकतर बच्चे गलत करते हैं, मानिए आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं या सब्जेक्टिव का पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग में आप पेपर रीड करते हैं ना, तो पेपर रीड करते वक्त आपको समझ में आ जाता है कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको स्टार्टिंग में याद नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 का ए आप लिखे हैं, 1 का बी भी लिख दिए, सी भी लिख दिए। अब ऑब्वियस सा बात है कि जब आप लोग क्वेश्चन नंबर डी अटेंड करने जा रहे हैं तो आपको तो समझ में आ जाता है ना कि क्वेश्चन नंबर डी का आंसर आपको पता है कि नहीं पता है। मान लीजिए कि नहीं पता है तो प्लीज ये मत करिएगा, मतलब डी मेंशन करके डी का जगह छोड़ दे रहे हैं, ये करने से बचिए, ये एकदम नहीं होना चाहिए। आपको डी नहीं आ रहा है, आप इसका जगह मत छोड़िए, क्या एग्जामिनर आके लिखेगा। आप ऐसा करके जानबूझ करके एग्जामिनर को प्रोवोक कर रहे हैं कि आपको लेकर के वो एक नेगेटिव इमेज बनाए, ये नहीं करना। जो आंसर नहीं आ रहा है उसको छोड़ करके बाकी आंसर लिखिए, और छोड़ने का मतलब ये नहीं कि उसका नंबरिंग दे करके पोर्शन को ब्लैंक छोड़ देंगे। सर मान लीजिए कि बाद में याद आ गया तो बाद में लिख देंगे, जहां पे याद आ रहा है, जिस टाइम पे याद आ रहा है, तो लास्ट में प्रॉपर्ली किस सेक्शन का है प्रॉपर्ली नंबरिंग देकर लिख दीजिएगा, क्या ही दिक्कत है। समझ में आ गया चीज? क्लियर है? एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो पूरा आंसर लिख लेते हैं, स्पीड का बहुत ध्यान रखिएगा। हर पेपर में ट्राई करिएगा कि आपके पास एटलीस्ट 5 से 7 मिनट समय रहे, आप पूरा आंसर्स को एक बार गो थ्रू कर पाओ। कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो, कहीं पे कोई पंक्चुएशन मिस्टेक हो, कोई कीवर्ड आप मिस कर दिए हो, उसको आप उसमें इंसर्ट कर सकते या उसको आप रेक्टिफाई कर सकते। ये बहुत जरूरी है।
हाथ में 5 से 7 मिनट रखना ही है। कई बार देखा गया है कि बच्चों के पास समय तो रहता है मगर उस वक्त वो लोग सेवा कर रहे होते हैं बाकियों का, जिसको जिसको नहीं पता है उनका हेल्प करने में लगे रहते हैं, कार्टूनगिरी में अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं। ऐसा करने से बचिए। लास्ट का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में एक बार पूरे आंसर को रिवाइज कर लीजिए। ऐसा करके आप अपने फुल मार्क्स जो 5 से 6 नंबर कम आ रहा होगा आप उसको बढ़ा लो। क्योंकि यदि आप सिंसियरली लास्ट का 5 से 7 मिनट यदि पूरा आंसर्स को रिवाइज कर रहे हो तो सिली मिस्टेक्स जो होता है ना वो आपको दिख जाएगा और आप नंबर कटने से बचा सकते हैं। हमेशा कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन पेपर का वो सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें जो आपको बहुत अच्छा से आता है। काउंसिल कभी भी ये बात नहीं बोला है कि आपको पर्टिकुलरली इसी सेक्शन के साथ स्टार्ट करना है। कोशिश करिए कि स्टार्टिंग का 3-4 पेज आप उस सेक्शन को अटेम्प्ट करो जो आपको बहुत अच्छा से आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव। स्टार्टिंग का 3-4 पेज इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे दो, जहां जहां कॉमा देना है, बाकी सारा पंक्चुएशन मार्क्स देना है, उन सबको प्रॉपर्ली इंसर्ट करिए। और स्टार्टिंग का 4 पन्ना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बाकी में रामायण लिख के आइए। एग्जामिनर फिर से बोल रहे हैं बहुत जल्दबाजी में होता है, सुने होंगे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो स्टार्टिंग का 4 पन्ना और लास्ट के पन्नों को फिलअप करते वक्त आपको कोई पता है कि आप लोगों का हैंडराइटिंग खराब हो जाता है, करने से बचिए। लास्ट का 2 पन्ना थोड़ा अच्छा से लिखिएगा और उसमें कोई भी ऐसा आंसर मत लिखिएगा जो बहुत शॉर्ट आपको दिख रहा है। अब सर ये सब कैसे तैयारी कैसे करें? सब घर में रिटन प्रैक्टिस करें। आप लोग जहां पे भी पढ़ रहे हैं वहां पे जो टेस्ट लिया जा रहा है उन सारे क्वेश्चन पेपर्स को अपने फ्री टाइम में उस क्वेश्चन पेपर का दिया हुआ टाइम के अंदर सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखिए। हो सकता है स्टार्टिंग का 2-3 बार आप फेल हो जाओ इस पैटर्न को फॉलो करने में, बट गिव अप नहीं करना है, लगे रहिए। 5-6 बार करते करते ना आप देखिएगा आप एकदम हैबिचुएटेड हो जाएंगे। उसके बाद एक्चुअली आपके संग जस्टिस होगा। कई बार ऐसा नहीं होता है कि आंसर बहुत अच्छा से लर्न किए थे, सब कुछ टीचर सही भी किया है मगर फिर भी टीचर कम नंबर दे रहा है। आप लोग बोलते हैं ना टीचर सब कुछ सही कर दिया है, टिक कर दिया है, बट 3 में 2 दे रहा है, 3 में 1.5 दे रहा है। तो ये सब क्या है? ऐसा करके देखिए 3 में 4 दे देगा। और फिर देखिए एक बात जान लीजिए, 95 तक स्कोर कर लेते हैं। 95 से 100 के बीच में आने के लिए आपका आंसर्स को यूनिक होना जरूरी है और उस यूनिकनेस को इंप्लीमेंट करने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अनडाउटेबली आपका आंसर में स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्ट्रेंथ है और इस तरीके का यदि यूनिकनेस है आप आराम से 97, 98, 99, 100 टच करेंगे। ये बात जो मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूं मैं ओवर द इयर्स पुराने बच्चों को ही बोला हूं, उनमें से कई लोग फॉलो किए हैं और रिजल्ट बाहर में आप लोगों को दिख रहा होगा। 100 बहुतों का आया। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। और सिर्फ सुनिए मत, सुन करके आपको लगेगा कि हाँ ठीक है सब कुछ जान लिया है, डायरेक्टली बोर्ड में हम लोग इसको फॉलो करेंगे, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा विराट कोहली जितना भी अच्छा क्रिकेटर है यदि वो सोच ले कि हम प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे नेट में और डायरेक्टली मैच में उधर खेल लेंगे तो वो आएगा, शॉट खेलेगा, कवर ड्राइव, स्लिप में कैच प्रैक्टिस करवा देगा और फिर जाकर के पवेलियन में बैठ जाएगा।
आपको नेट प्रैक्टिस करना होगा, और वो आप लोगों का नेट प्रैक्टिस कहाँ होगा? आपके घर को। मेरे टेस्ट पेपर्स, मैं जितना टेस्ट लूंगा उसमें इस तरीके के प्रोसेस को फॉलो करिए। 10 हो या 12 हो, रिजल्ट निकलने के बाद ना आप लोग खुद मेरे को थैंक यू बोलिए, फॉलो करिए। आपका थैंक यू नहीं चाहिए, आप लोग प्रॉपर्ली इसको इम्प्लीमेंट करो, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट। आप लोगों से मार्क्स चाहिए मेरे को। थैंक यू।